हेलो डियर स्टूडेंट्स, पाइथन पांडास फॉर बिगिनर्स का ये ट्यूटोरियल है। अगर आपको पांडास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो दिस इज़ द बेस्ट ट्यूटोरियल। इसमें हमने बेसिक से पांडास के बारे में समझाए हैं, उनमें यूज़ होने वाले अलग अलग फंक्शंस को जो आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं। ठीक है ना। नोट्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे और प्रैक्टिकली हम सारी चीज़ों को समझेंगे, तो एंड तक देखना इस ट्यूटोरियल को। ओके एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। एंड अदर पाइथन प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स आप देखना चाहते हो तो उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। पाइथन पांडास जो है वो पाइथन की एक ऐसी पॉपुलर लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी कहें तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनको यूज़ करके हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करने का मतलब है डेटा हमारे सामने है, जिस तरीके से हम बार ग्राफ और प्लॉट्स बनाते थे, ठीक है, जो आपने मेरे ट्यूटोरियल्स देख लिए होंगे तो आपको समझ में आया होगा। डेटा को विजुलाइज कर रहे थे, हम डेटा को समझने की कोशिश कर रहे थे अच्छे तरीके से। तो एनालाइज में भी यही होता है, हम डेटा को एक अलग पर्सपेक्टिव के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, और ताकि हमें ईजिली समझ में आ जाए। तो पाइथन में हम सीरीज और डेटा फ्रेम्स के जरिए, मतलब पाइथन पांडास में इन दोनों के जरिए हम समझेंगे। ओके सो अभी ये सारे फंक्शंस यूज होंगे डेटा फ्रेम्स, तो आपको बहुत इजीली सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आ जाएंगी। क्लियर। तो सीरीज था एक और एक डेटा फ्रेम। तो सीरीज होता है वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, एरेज के बारे में हम नंपाई वाले ट्यूटोरियल में काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, तो वो आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। वर्किंग विद नंपाई, उसमें नंपाई से रिलेटेड काफ़ी सारे फंक्शंस मैंने कवर करे हैं और वो नंपाई का बेस है एक तरीके से, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो सीरीज क्या है, 1D एरे होता है, ठीक है, जिसे हम पाइथन में डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं हम एक सीरीज, देखो हमने सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट करा, अभी प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। ठीक है, पीडी नाम से इंपोर्ट करा, डेटा लिया, मतलब एक लिस्ट ले ली इस तरीके से, और पीडी डॉट सीरीज, पीडी जिस नाम से पांडास को इंपोर्ट किया था, और डॉट सीरीज। अब ध्यान रखना सीरीज में एस जो हो वो कैपिटल हो, इन चीज़ों को ध्यान रखना वरना एरर आ जाएगा। और जिसको सीरीज बनाना है उसे हमने पुट कर दिया डेटा में। अब वन डायमेंशनल होता है सीरीज, है ना, तो वन डायमेंशनल लिस्ट ही है, इसको हमने पुट करा इधर। ठीक है, अब एस के अंदर क्या होगा, एक सीरीज स्टोर हो जाएगी। अब इंडेक्स के लिए हमने ABCDE, क्योंकि इसमें 5 वैल्यूज है। क्लियर। अब एक तो ये सीरीज बनी, क्लियर, एक इस तरीके से भी एक सीरीज बन गई। ठीक है, देखो क्या दूसरी सीरीज क्या बनाई है, जिसमें मैंने डेटा भी दे रखा है और इंडेक्स भी दे रखा है। अब इसमें जो होगा वो इंडेक्स अपने आप जाएगा 0 1 2 3 4, और इसमें ABCDE। क्लियर। देखो मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि हम इंडेक्स अलग से लें। क्लियर, मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। काफ़ी इजी है ये प्रोग्राम, इसको हम करते हैं रन। पाइथन का आइडियली आई होप आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है मैंने। और अगर आप अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते हो तो फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, वो भी लाइब्रेरीज़ के साथ। क्लियर। तो ये देखो सेम वही प्रोग्राम है, और मैंने अभी इंडेक्स वाली सीरीज़ प्रिंट कराई है जिसमें मैंने अलग से इंडेक्स दिया था। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो बिना इंडेक्स वाली सीरीज़ थी इसको भी प्रिंट कराता हूँ। एंड अगर आपके कंप्यूटर में पांडास इंस्टॉल नहीं है, पाइथन इंस्टॉल है, तो आपको कुछ नहीं करना, CMD में जाओ, CMD पे क्लिक करो और एज ए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हो। और उसके बाद यस, CMD ओपन हो जाएगा, इस तरीके से लिखा आ जाएगा system32। फिर उसका कुछ नहीं करना, पिप इंस्टॉल पांडास, जैसे ही हमने नंपाई इंस्टॉल करा था, पिप इंस्टॉल नंपाई। आपको कुछ नहीं करना, एंटर कर देना है। ठीक है, और इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, तो आपके कंप्यूटर में पांडास इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो वेट करना है 1-2 मिनट तक, ओके, इसके इंस्टॉल होने का। रन करते हैं तो देखो ये फर्स्ट रन हुआ। जो लिस्ट थी उसमें क्या वैल्यूज थी, 1 3 4 5 6, और इंडेक्स ऑटोमेटिकली आ गया 0 1 2 3 4। और जो इंडेक्स हमने दिया था ABCDE और वैल्यूज 1 3 4 5 6, देखो 1 3 4 5 6, ये इस तरीके से सीरीज हो गई। तो सीरीज और डेटा फ्रेम जो है वो एक तरीके से हमें डेटा रिप्रेजेंट करता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। क्लियर। तो इसी को लेकर हम और समझेंगे। तो एक तो सीरीज हमने कैसे बना सकते हैं ये देखा। अब देखो और 2 तरीके देख लो सीरीज बनाने के। यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी ली हुई है। ओके, दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू, और डिक्शनरी को मैंने पुट किया एक pd डॉट सीरीज लगाकर,
एसडी के अंदर, एसडी को मैंने प्रिंट कराया तो देखो इस तरीके से जो है वो हमारी सीरीज बनकर आई है, जिसमें जो रो की जो हेडिंग्स हैं, है ना, रो की जो हेडिंग्स हैं वो ए बी सी, ठीक है ना, जो यहाँ पर थी कीज ए बी सी और वैल्यूज 1 2 3 जो कि डिक्शनरी में भी वैल्यूज थी। क्लियर। अब ऐसे ही अब इस तरीके से देखो डेटा नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने एक नेस्टेड लिस्ट ले रखी है, इस लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट और दे रखी है। pd डॉट सीरीज लगाया और ये इस तरीके से डेटा रखा, एसडी प्रिंट करा तो देखो 0 वाले इंडेक्स पर ये आ गया और 1 वाले पर 6,7, ये इस तरीके से। क्लियर है आपको सीरीज। ओके, अब हम देखते हैं डेटा फ्रेम्स। तो ज़्यादातर जो वर्क होगा वो डेटा फ्रेम्स में ही होगा, क्योंकि डेटा फ्रेम जो है वो सीरीज को मिलाकर ही बन जाता है। क्लियर। क्योंकि आपने एक चीज देखा कि एक जो सीरीज है वो क्या है, वो एक तरीके से कॉलम बन रहा है ना, सीरीज जो है वो कॉलम बन रहा है। डेटा फ्रेम में क्या होगा, कई सारे कॉलम्स बन जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखना अभी आप डेटा फ्रेम्स, तो डेटा फ्रेम क्या होता है, 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। अभी जैसे मैंने सीरीज में बोला रोज एंड कॉलम, तो आप एक तरीके से देख पा रहे हो कि एक ही कॉलम बन रहा है, रोज कई सारी बन रही हैं, जैसे 1 2 3 रोज बन गई। तो डेटा फ्रेम्स में एक से ज्यादा कॉलम्स हो सकते हैं। तो देखो दिस इज इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, और उसके बाद मैंने डिक्शनरी 1 ले रखी है, दूसरी डिक्शनरी ले रखी है, दूसरी डिक्शनरी में आप देखो एक वैल्यू ज्यादा दे रखी है ना। अब मैंने ऐसे ही एक वेरिएबल लिया, थर्ड डिक्शनरी बना रहा हूं, है ना, उसमें ए नाम का इंडेक्स दिया, ए नाम के इंडेक्स को मैंने डिक्शनरी 1 प्रोवाइड कर दी ये वाली, और बी नाम के इंडेक्स को मैंने डिक्शनरी 2 प्रोवाइड कर दी। तो आप समझ गए, ए डिक्शनरी 1 ए इंडेक्स की वैल्यू है और डिक्शनरी 2 बी इंडेक्स की वैल्यू है। अब मैंने डेटा फ्रेम लगाया, डी कैपिटल एफ कैपिटल, ये ध्यान रखना, और डेटा रखा मैंने यहाँ पे और डी एफ के अंदर लिया, प्रिंट करा, इस फॉर्मेट को ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो ये 3 प्रोग्राम समझाऊंगा। पहले का आउटपुट देख लो, पहला वाला कॉलम देखो 1 2 3 ये वैल्यूज थी, तो देखो 1 2 3। अब दूसरा वाला देखो आप 5 6 7 8 वैल्यूज थी, तो 5 6 7 8। क्लियर, 5 6 7 8। अब ये नन वैल्यू कौन सी आई है, ये तो इस वाले में आ गई है जिसमें 3 वैल्यूज थी, चौथी वैल्यू कुछ थी नहीं, तो एन दे रखा है। क्लियर, और 8 यहां पर थी। तो एक चीज क्लियर है कि अब ए बी देखो, ए बी इस ये जो है ए है वो ये रहा, और ये वाला जो ए बी था वो ये रहा। अब ये ए बी सी कहां से आए हैं, ये ए बी सी हमारे आए हैं इधर से, ठीक है ना, ए बी सी डी। क्लियर, सेम नाम हमने दिया है। अब तरीके देख लो किस किस तरीके से हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं। दूसरा तरीका, यहां पे मैंने एक सीरीज बनाई, ठीक है ना, 4 वैल्यूज की लिस्ट की, यहाँ पे एक दूसरी सीरीज बनाई, यहाँ पे एक तीसरी सीरीज बनाई। ओके, तीसरी सीरीज में मैंने स्ट्रिंग ले रखी है 4, लेकिन तीनों ही सीरीज में 4 वैल्यूज है। एक डिक्शनरी बनाई, अब डिक्शनरी में देखो क्या है, इंडेक्स S1 सीरीज, इंडेक्स S2 सीरीज, इंडेक्स S3 सीरीज। अब इस तरीके से डेटा पुट करा और DF सीरीज नाम के वेरिएबल में मैंने ले लिया। अब मैंने इसको प्रिंट कराया, तो देखो 1 3 4 5 1 3 4 5, फिर 1.1, फिर 3.5 4.7, ये इस तरीके से, फिर ABCD। अब ABC देखो ये आ गया अपने आप ऑटोमेटिकली, ABC ये रहा, ठीक है ऊपर। लेकिन यहाँ पर 0 1 2 3 क्यों आया है, ऑटोमेटिकली इंडेक्स दे दिए रोज के, क्योंकि यहाँ पर जो था वो कोई भी कीज नहीं थी। यहाँ पर जो था ABCD क्यों आ गया था, क्योंकि यहाँ पे डिक्शनरी थी, उन डिक्शनरी को कंबाइन करके हमने डेटा फ्रेम बनाया। यहाँ पे हमने सीरीज यानी कि लिस्ट को कंबाइन करके। क्लियर, एक तरीका और ये देख लो, इस तरीके में क्या है, 2 नेस्टेड लिस्ट है और ये इस तरीके से एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है ना, D1 नाम के नेस्टेड लिस्ट और D2 नाम के नेस्टेड लिस्ट। डेटा फ्रेम लगाया pd डॉट डेटा फ्रेम और प्रिंट करा हमने, तो देखो ये A नाम का कॉलम हो गया ये वाला, और B नाम का कॉलम ये वाला हो गया। क्लियर, 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 एक कॉलम, और 2 4 8 1 3 9 दूसरा कॉलम। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो डेटा फ्रेम आप सीख गए होंगे कि हम कैसे बना सकते हैं, एक टेबल बन के आ जाती है। अब हम एडवांस इनमें चीजें सीखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में से हम वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक डिक्शनरी मैंने बनाई हुई है। अब इस डिक्शनरी में क्या है, 2 डिक्शनरीज को कंबाइन करके एक डेटा फ्रेम बना दिया मैंने।
और इसका आउटपुट मतलब इस वाले प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा, ये आने वाला है। ओके, तो अब मैंने आपसे बोला सिर्फ इस डेटा फ्रेम में से एक पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करो, तो कैसे करोगे? सिंपल, यहां पे जो प्रिंट डीएफ लिखा है उसकी जगह आपको क्या करना है, प्रिंट डीएफ इस तरीके से कॉलम की हेडिंग है ना, कॉलम का जो नाम है और रो का जो इंडेक्स है, रो का जो नाम है, इस तरीके से लिख दो। तो देखो ए वाले कॉलम में 0 वाला, तो ए वाले कॉलम में 0 वाला। अब आपको यहाँ 0 तो लिखा नहीं है, अब मैं यहाँ पे या तो ए लिख सकता था या फिर 0 लिख सकता था। तो रोज में बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 अगर हम देंगे तो भी करेक्ट हो जाएगा वो। तो इससे क्या होगा, 1.0 प्रिंट हो जाएगा। आप खुद करके देखिएगा, ए और यहाँ पे 0, बिल्कुल सेम इसी प्रोग्राम को। और दूसरा तरीका हम ऐसे भी दे सकते हैं कि df2d, यहाँ पे नाम में 2d अलग से हो गया है, आपको बस क्या करना है, df, ठीक है, डॉट a 0। दूसरा तरीका ऐसे है, दिस इज कॉलम का नाम और दिस इज रो का इंडेक्स, ठीक है ना, या हम रो का नाम भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गई ये चीज आपको? ओके, तो ये था किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना। अब देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि हमें कोई एक पूरी रो एक्सेस करनी हो या मल्टीपल रोज या एक कॉलम या काफी सारे कॉलम या रोज एंड कॉलम्स मिलाकर। तो देखो एक वर्ड ध्यान रखो, एलओसी नाम का, जब इस तरीके से आ जाए ना कि रो को प्रिंट करो इस डेटा फ्रेम में से, या कुछ मल्टीपल रोज मतलब 2-3 रोज को प्रिंट करो, तो एलओसी वर्ड ये ध्यान रखना। एलओसी का मतलब है लोकेशन। तो देखो यहाँ पे df2d के अंदर क्या है, डेटा फ्रेम स्टोर है ना, तो और df2d को हमने प्रिंट करा तो इस तरीके का कुछ आउटपुट आ रहा है। क्लियर है ये चीज? अब मैंने आपसे बोला कि 0 वाली रो को प्रिंट करना है, बस सिर्फ इस वाली रो को प्रिंट करना है। क्लियर? तो आप क्या करोगे, df2d.loc स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इसमें देखो 2 पार्ट्स होते हैं, तो बेहतर रहेगा पहले आप ये सीख लो 2 पार्ट्स का मतलब, है ना। तो LOC ये होता है रोज के लिए, कौन कौन सी रोज सेलेक्ट करनी है, और ये वाला होता है कॉलम्स के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे कॉमा से पहले एक ही रो दे रखी है 0, और कॉमा के बाद कॉलम वाला पार्ट था जो कि हमने खाली ब्लैंक छोड़ रखा है, तो 0 वाली रो सेलेक्ट हो जाएगी। सिर्फ एक रो सेलेक्ट करनी है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह 1 दे देता तो 1 वाली रो प्रिंट हो जाती, ये वाली। क्लियर? अब काफी सारी रोज आपसे बोल दिया जाए कि 0 और 1 खाली इन दोनों रोज को प्रिंट करो, एक से ज्यादा रोज को, तो LOC लगाकर 0:1 आप ऐसे दे दोगे तो क्या होगा, 0 और 1 वाली प्रिंट हो जाएगी। अगर आपने 2 कर दिया तो 0 1 2 प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लो 5 रोज होती हैं इस वाले डेटा फ्रेम में, तो 0 से कॉलन और यहां पे लिख देते हैं हम 5, है ना, तो 0 1 2 3 4 5 मतलब 6 रोज, तो वो 6 रोज प्रिंट हो जाती। क्लियर? बट ये किस केस में, जब खाली रोज ही रोज के अकॉर्डिंग प्रिंट करना हो। लेकिन अब आते हैं कॉलम, तो कॉलम में क्या है, अब देखो रोज वाला पार्ट खाली छोड़ देना है, जैसे हमने कॉलम वाला पार्ट खाली छोड़ा था फर्स्ट में, फिर कॉमा लगाकर उस कॉलम का नाम। अब कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स को प्रिंट करने के लिए बोल दे, ए से लेके बी तक, ए से लेके सी तक, और मान लो यहाँ पर कोई डी कॉलम होता है, ए से लेके डी तक, तो बस ए कॉलम का नाम और एंडिंग जहां तक फिनिश होना है वो, तो ए से, और यहाँ पर मान लो डी लिखते हैं आप, तो ए बी सी डी चारों कॉलम प्रिंट होते हैं इसके अकॉर्डिंग, है ना। अब मान लो किसी एक पर्टिकुलर रेंज को प्रिंट करने के लिए बोला जाए, है ना, तो पर्टिकुलर रेंज को कैसे प्रिंट करोगे, यहाँ पे रोज और यहाँ पर कॉलम। तो रोज कौन कौन सी है, पहली और दूसरी, कॉलम कौन सा है, ए और बी। तो देखो इतना ही तो प्रिंट होगा, पहला और दूसरा रोज और ए और बी कॉलम, तो सिर्फ इतना ही तो प्रिंट होगा लास्ट वाले प्रिंट के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो ये सिलेक्शन आप सीख गए। अब ये बताओ इसमें कितना सेलेक्ट होगा, तो ये क्या कह रहा है कि खाली ए वाला कॉलम, तो देखो मैं इसको, अब ये जो है ये कह रहा है खाली ए वाला कॉलम, तो वो खाली इतना ही प्रिंट करेगा। क्लियर हो गया कि एक डेटा फ्रेम का सबसेट कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग और एक्सेसिंग का सबसेट में डिफरेंस क्या होता है। एक्सेसिंग का सबसेट में हम LOC यूज करते हैं, जबकि स्लाइसिंग में हम ILOC यूज करते हैं। क्लियर? एक्सेसिंग का सबसेट में क्या हो रहा था, जो भी हम लास्ट इंडेक्स दे रहे थे, लास्ट वाला, वो इंक्लूड किया जा रहा था, जबकि यहां पर इंक्लूड नहीं होगा। अगर मान लो रेंज दे रखी है 1 से लेके 7 तक, तो 1 2 3 4 5 6 ही सेलेक्ट होगा, 7 सेलेक्ट नहीं होगा। अगर यहां पर रेंज दे रखी है 1 से लेके 7 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 सेलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो डिफरेंस क्या आ गया, ILOC के जरिए स्लाइसिंग, LOC के जरिए एक्सेसिंग का सबसेट। क्लियर? तो मैं इसको दिखाता हूं प्रोग्राम में यूज करके।
इसको मैं रन कर लेता हूँ पहले। तो देखो ये आउटपुट आ गया, नीचे वाला आउटपुट है, क्लियर। प्रिंट df2d.iloc और यहां पर अब देखो 0 से 2 तक मैं लेता हूं और 0 से 2 तक मैं लेता हूं। अब आप कहोगे 0 से 2 तक ये क्या सेंस है, तो मैं आपको पहले रन करके दिखाता हूं। तो देखो 0 से 2 और 0 से 2, तो स्लाइसिंग में एक्चुअली होता क्या है कि हम जो कॉलम की जो रेंज लिखी है ना मैंने यहाँ पर कॉलम के नेम्स नहीं लिखे हैं, आपको दिख रहा है ना। जबकि एक्सेसिंग का सबसेट में हम कॉलम के नेम्स लिख रहे थे, यहाँ पर नहीं लिखने हैं, यहाँ पर कॉलम का इंडेक्स ही लिखना है, जो कि आप खुद ही चेक कर सकते हो 0 1 2 3, ठीक है। तो मैंने क्या रेंज लिए, रो लिए मैंने 0 से 2 तक, कॉलम भी लिए 0 से 2 तक। और स्लैशिंग में मैंने एक चीज़ क्या बताई है, एंडिंग वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है 0 से 1 और इसका मतलब क्या है 0 से 1। तो देखो 0 से 1, ठीक है ना, इतना इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन रो कॉलम वाइज भी तो है, तो कॉलम वाइज क्या है 0 से 1, तो वो इतना इंक्लूड करेगा, है ना। मतलब कि सी वाला जो कॉलम है वो इंक्लूड नहीं हुआ है और 2 वाला जो रो है वो भी इंक्लूड नहीं हुआ है। क्लियर हो गया आपको। ILOC की जगह मैं खाली LOC कर दूं तो अब देखो एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि एक्सेसिंग का सबसेट में हमें कॉलम्स के नेम देने पड़ते हैं, कॉलम्स के इंडेक्स नंबर नहीं। क्लियर। इसको मैं रन करके दिखा देता हूं एक बार। तो देखो एरर, क्लियर। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स देना पड़ेगा। मैं जल्दी से फटाफट से आपको करके दिखाता हूं। ए इंडेक्स, इसको हमने किया रन, एंटर। तो देखो ये आ गया आउटपुट, ओके। अब देखो थोड़ा डिफरेंट आया है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब 4 पॉइंट्स हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर सेल में, है ना, अब ये सेल्स ही तो बन गए, ये अलग अलग सेल्स ही तो बन गए। अब किसी पर्टिकुलर सेल में वैल्यू चेंज करानी हो तो हम क्या यूज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। तो कुछ नहीं करना, डाटा फ्रेम का नाम, कॉलम का नाम और रो का नाम, और जो वैल्यू वहां पे पास करानी है वो वैल्यू लिख दो। स्ट्रिंग की वैल्यू है तो कोट्स के अंदर रख दो, क्लियर। तो वहां पर जो होगी वैल्यू चेंज हो जाएगी। डेटा फ्रेम बन जाए उसके बाद करना है, क्लियर। मतलब डेटा फ्रेम जब बन गया, डेटा फ्रेम ये फंक्शन लगा के उसके बाद किसी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो। अदरवाइज तो फिर हम यहीं पर ही चेंज कर सकते हैं वैल्यूज ऊपर ही, क्लियर। अब न्यू कॉलम ऐड करना है बने बनाए डेटा फ्रेम में, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं, df2d, पहले तो डेटा फ्रेम इतना बन गया जो हमारा है ओरिजिनल। अब मान लो बाद में कोई न्यू कॉलम ऐड करना है तो क्या करोगे, इस तरीके से यहाँ पे कॉलम की हेडिंग जो लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद वैल्यू पास करा दो, जो वैल्यूज आपको पास करानी है एज ए लिस्ट, क्लियर। अब कोई न्यू रो ऐड करनी है। अब देखो ये 4 5 6 मैंने पास कराया, तो 4 5 6 ये यहाँ पे ऑलरेडी सी वाला बना हुआ है, यहाँ पे मैं डी नाम दे देता हूँ इसको, डी नाम का कॉलम पास करा रहा हूँ मैं 4 5 6। तो यहाँ पे क्या होगा, डी नाम का कॉलम हो जाएगा और 4 5 6, लेकिन ये प्रिंट कराने से पहले यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको, क्लियर। अब न्यू रो ऐड करनी है, तो न्यू रो ऐड करने के लिए df2d.loc। अब रो का इंडेक्स क्या होगा, ठीक है ना, कौन से इंडेक्स पर, अब 2 तक तो है तो 3 कॉमा, और कॉलम का पार्ट तो एम्प्टी रखना है हमें, तो जो भी रो हमें पास करानी है वो हम यहाँ पे कर देंगे 4,5। तो यहाँ पे 3 वाली रो बन जाएगी 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा NaN, क्लियर। अब मान लो कोई कॉलम डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, DEL, और ये इस तरीके से रख देंगे, और यहाँ पर जिस कॉलम को डिलीट करना है वो नाम रख देंगे हम, क्लियर। अब किसी रो को डिलीट करना है तो भी DEL, और ये पूरा इस तरीके से रख दो, ये जो है ये इस तरीके से रख दो। जिस रो को डिलीट करना है बस यहाँ पे क्या होगा, रो का इंडेक्स आ जाएगा, और ये कहाँ पुट करना है, DEL के बाद। जैसे यहाँ पे लिख दोगे DEL और यहाँ पे रो को हटाने की कमांड या कॉलम को हटाने की कमांड। अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स विद पांडास, मतलब कुछ ऐसे फंक्शंस जो हमें यूज़ करने हैं। पहला जो है वो है मिनिमम और मैक्सिमम। अब मान लो कोई डेटा फ्रेम है, उसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो
df2d.max ये लगाएंगे तो हर एक कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर हम एक्सेस भी दे सकते हैं। एक्सेस देने का मतलब है कि हम कॉलम वाइज मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं या हम रो वाइज चाहते हैं। तो देखो इस डेटा फ्रेम में मैं चेंज करके दिखाता हूं। अभी तो आपको पता है क्या आउटपुट आएगा कि ये डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अब मान लो मैंने आपसे बोला कि हर कॉलम में मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है ये बताओ। तो df2d.max तो हर कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। देखो ये है। अब बताओ ए वाले कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 3 5 6 में से 6, तो देखो ये प्रिंट हो गई। बी वाले की 3 तो 3, अब सी वाले की 6 तो देखो सी वाले की 6। अब मान लो मुझे रो वाइज पता करना है तो मेरे को कुछ नहीं करना, एक्सेस लिख देना है, एक्सेस इक्वल टू 1, ठीक है ना, वन एक्सेस पर। तो एक्सेस वाला ये जो वर्क है ये हमने नंपाई में सीखा था, क्लियर, देख लेना अगर आपने नंपाई का ट्यूटोरियल नहीं देखा है। एंड स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके भी बताओ कि ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है आपको, ओके। तो अगर मान लो रो वाइज पता करना है तो रो वाइज भी हम पता कर सकते हैं। तो देखो अब 0 वाली रो में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 4, 1 वाली रो में 5 तो देखो 5, और 2 वाली रो में 6 तो देखो ये 6, क्लियर। मैक्सिमम ऐसे हम मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हैं, बट मैक्स की जगह क्या रख देना है, हमें मिन रख देना है, क्लियर। और उसे करते हैं रन, तो देखो मिनिमम वैल्यू सबकी प्रिंट हो गई रो वाइज। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है मोड, मीडियन और मीन, क्लियर। तो मोड क्या करता है, मोड हमें पहले ये बताता है देखो अब जिस एक्सेस पे हम पता करना चाहते हैं या तो कॉलम वाइज या रो वाइज। अब मोड हमें क्या बताएगा कि इस पूरे कॉलम में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है, मतलब सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है, मोड हमें ये बताता है। चाहे किसी रो में हम पता कर सकते हैं या कॉलम में। अब देखो यहां पर मैं लगाता हूं मोड। अब देखो आपको पता है दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, इसी फॉर्मेट में तो आता है, क्लियर। तो अब मैं इसमें कोई वैल्यू रिपीट कर देता हूं तभी हमें पता चल पाएगा, अदरवाइज वैल्यू नहीं होंगी रिपीटेशन वाली तो दिक्कत है, ठीक है। अब एक्सेस 1 नहीं दे रहा, नहीं तो वो रो वाइज पता करेगा, जबकि मैंने कॉलम वाइज वैल्यू रिपीटेशन करी है। देखो अब देखो मैंने वैल्यू चेंज करी थी तो उसने बता दिया कि ए वाले में कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, ए वाले कॉलम में 5 और बी वाले में 2 और सी वाले में 6। तो मोड फंक्शन हमें क्या बताता है कि किसी पर्टिकुलर कॉलम में या रो में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, क्लियर। कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार। अब एक्सेस 1 लगा दिया तो रो वाइज भी हम ये चीज पता कर सकते हैं। अब आते हैं हम मीन पर। मीन हमें क्या निकाल के देगा, उस रो का एवरेज या फिर उस कॉलम का एवरेज। अब मैंने एक्सेस 1 दे रखा है तो देखो मीन निकाल के दे देगा रो वाइज। तो ये तो पूरा डेटा फ्रेम है ओरिजिनल। अब 0 वाली जो रो है उसका एवरेज कितना होगा, इतना। 1 वाली रो का एवरेज इतना और 2 वाली रो का एवरेज इतना, क्योंकि एक्सेस 1 दे रखा है। नेक्स्ट फंक्शन है मीडियन। ये मीडियन फंक्शन क्या करता है, को ये कम वैल्यूज के साथ समझ में नहीं आएगा, इसे थोड़ा ज्यादा वैल्यूज के साथ यूज करते हैं। देखो है ना। अब देखो अब ये पूरा डेटा फ्रेम है ओरिजिनली। अब मीडियन मैंने लगाया, क्लियर। मीडियन वाली जो लाइन है उसका आउटपुट, इस वाली लाइन का आउटपुट ये है। अब इसमें 6 किस बेसिस पे आया है, तो इसने क्या करा है, अब सपोज आप ए वाले कॉलम को देखो, इसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद मिडिल में जो वैल्यू आ रही होगी ना उसे रिटर्न करेगा, क्लियर। तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है ए वाला कॉलम ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम में ही, अगर आप देखोगे तो, है ना। तो 6 मिडिल में आ रहा है तो 6 को इसने रिटर्न कर दिया। अब सेकंड बी वाले में मीडियन इसने 3 को रिटर्न करा है। अब आप खुद देखो बी वाले कॉलम को अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो सबसे मिडिल में 3 आएगा, क्लियर। 4 ऊपर हो जाएगा, है ना, 4 जो होगा वो ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा और 3 भी ऊपर हो जाएंगे, क्लियर। और ऐसे ही इस वाले में भी 6 मिडिल में आएगा सबसे, तो उसने 6 रिटर्न करा है। तो मीन, मीडियन, मोड, क्लियर है आपको। काउंट जो है वो हमें टोटल वैल्यूज जो है वो रिटर्न करके देता है कि इस कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं।
कॉलम वाइज COUNT लगाया। अब देखो कॉलम वाइज वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, तो अभी आपको पता है कितना आएगा, 7 आ जाएगा कॉलम वाइज वैल्यू प्रिंट हो गए, है ना। तो देखो ए कॉलम में 7 वैल्यू जो आपको पता है, बी कॉलम में, और यहाँ पे एक्सिस 1 लगा दिया तो रो वाइज काउंट करके बता देगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सम। तो सम क्या करेगा इस डेटा फ्रेम में, कॉलम वाइज या रो वाइज वैल्यूज जो है वो प्रिंट करके दे देगा। क्वांटाइल एंड वैर फंक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं यहां से हटा देता हूं। ओके, सम क्या करेगा, कॉलम वाइज या रो वाइज सम प्रिंट करके दे देगा सिंपली। अब आते हैं, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सबसेट को एक्सेस कर रहे थे LOC लगाकर, लेकिन अब हम उन सबसेट पर फंक्शंस भी पुट कर सकते हैं। देखो कैसे, किसी एक पर्टिकुलर सबसेट पर, अब मैंने यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पर एक फंक्शन लगाना है मैक्स वाला, क्लियर। तो देखो मैं इसे पुट करके दिखाता हूं। अब ये क्या कर रहा है, बी वाला कॉलम एक्सेस कर रहा है ना। बी वाले कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है ये पता ना है बस। अभी तक हम मैक्स लगा रहे थे पूरे डेटा फ्रेम में, अब इसने देखो बी वाले कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करके दी है 5। आपको ये जो इतना आउटपुट आया है ये तो डेटा फ्रेम का ही आया है, जो आप देखो इधर ऊपर भी आ रहा था, है ना। तो इसने बी वाले कॉलम में आपको खुद भी दिख रहा होगा मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 है। ओके, तो कॉलम वाइज हम ऐसे पता कर सकते हैं कि एक सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम का आउटपुट चाहिए। मल्टीपल कॉलम्स में से पता करना है तो इस तरीके से लिखो DF2D और उन कॉलम्स के नाम लिख दो इस तरीके से कॉमा लगा के, कोई भी सिंटैक्स एरर मत करना। तो बी वाले कॉलम का आउटपुट आ जाएगा और ए वाले कॉलम का आ जाएगा। अब किसी रो पे पता करना है तो रो पर पता करने के लिए DF2D.LOC, जैसे हम सबसेट एक्सेस कर रहे थे रो का, है ना, रो का नाम और कॉलम का पार्ट ऐसे छोड़ दो। अब मैक्स जो भी फंक्शन आप लगाना चाहते हो, मैक्स मिन, ठीक है ना, या सम फंक्शन लगाना चाहते हो, मल्टीपल रोज पे करना है तो इस तरीके से इंडेक्स दे दो। आपको पता है कि 0, अब ये LOC लगा हुआ है, LOC लगा होगा तो एंडिंग वाला भी इंक्लूड होगा, 0 से 1 भी इंक्लूड होगा, क्लियर। अब ध्यान रखना इसमें एक्सेस मत यूज कर देना कि यहाँ पे मैक्स के अंदर एक्सेस इक्वल टू 1 अगर आपने लगा दिया, ये मत लगाना है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि कॉलम वाइज करना है तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हो। अब डेटा फ्रेम के हम कुछ एडवांस ऑपरेशंस हम सीखते हैं। पहला जो आ जाता है वो आ जाता है पाइवेटिंग का। तो पाइवेटिंग का यूज क्या है, पाइवेटिंग हम करते क्यों हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी ये सारी चीजें, क्लियर। तो कोई डेटा है, बहुत काफी सारी रोज एंड कॉलम्स हैं, तो पाइवेटिंग क्या करता है, हम रोज एंड कॉलम को रीशेप कर सकते हैं और बिल्कुल एक अलग पर्सपेक्टिव से हम अपने डेटा को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे करा जाता है, क्लियर। अभी तो जस्ट सिंपल इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं हम। तो देखो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। 3 लोग हैं, उनकी डिग्रीज और उनकी एज मान लो ये, ठीक है, 27, 23, 21, ओके। एंड इस डेटा फ्रेम में हम क्या करते हैं, पाइवेटिंग यूज करते हैं। तो देखो आउटपुट को पहले आप देखो, अभी आउटपुट कैसा आ रहा है, इस तरीके का आ रहा है। अब इसी प्रोग्राम में मैंने पाइवेट लगाया, ये क्या लिखा हुआ है ये भी आपको समझाऊंगा, पर पहले आपका आउटपुट देखना जरूरी है। तो देखो अब आउटपुट ऐसा हो गया है कुछ, है ना, कॉलम का और रोज का देखो नाम चेंज हो गया। पहले जो रोज थी उनके नाम 0, 1, 2 थे और कॉलम के नाम ABC। अब कॉलम के नाम ग्रेजुएट और मास्टर्स, लेकिन ग्रेजुएट और मास्टर जिस कॉलम के पार्ट है उसका नाम इधर, और रोज के नाम बॉबी, जॉन, मीना। अब यहाँ पे ग्रेजुएट, ये इसकी एज ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि जो ग्रेजुएट है उसकी एज यहाँ पे इस तरीके से, मास्टर्स यहाँ पे। तो कई सारे मैं प्रोग्राम समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब देखो जो पाइवट है उसने हमारा पर्सपेक्टिव चेंज किया। हमने बोला है कि इंडेक्स हमें कौन सा बनाना है, तो इंडेक्स हमने बोल दिया कि ए वाला बनाना है, तो ये वाला जो कॉलम है वो इंडेक्स बन गया रो का, क्लियर। अब कॉलम में कौन सी वैल्यूज रखनी है, कॉलम के हेडिंग में,
तो बी वाला नाम दे दिया, तो ये इस तरीके से हो गया। क्लियर। अब आप देखो कि बी वाले में ग्रेजुएट ग्रेजुएट 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन हमारा जो आउटपुट है वहां पे ग्रेजुएट तो एक ही बार है। तो यही फायदा है कि जो डुप्लीकेट डेटा होता है ना वो एक हो जाता है, तो हम बहुत अलग तरीके से डेटा को एनालाइज कर पाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हम इजीली देख पा रहे हैं, है ना। अब वैल्यूज के लिए हमें कौन सा यूज करना है, तो हमने बोल लिया कि ये यूज करना है, ठीक है। तो वैल्यूज के लिए सी वाला यूज हो गया ऑटोमेटिकली, यहाँ पे वैल्यूज फिल हो गई 23, 21, 27 जो जिसकी वैल्यू थी। क्लियर। और एग्जांपल देता हूं मैं, एक ये वाला देखो, यहां पर वैल्यूज मैंने 2 कॉलम्स की दे रखी हैं, है ना। इंडेक्स ए वाला बना रखा है, कॉलम बी वाला, लेकिन वैल्यूज ए और सी, वैल्यूज जो है वो ए और सी, और जबकि अगर आप देखोगे तो ए वाला जो है वो इंडेक्स भी है। तो पहले इसका आउटपुट समझो, तो देखो थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब ये क्यों आया है, अब वैल्यूज में मैंने सी दे रखा था, ए दे रखा था, तो देखो ये स्टार्टिंग के ये जो 2 कॉलम्स बने हुए हैं ये बने हुए हैं सी वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग, और उसके बाद के जो 2 कॉलम्स हैं वो ए वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग। और कॉलम्स तो फिर जो हैं वो रिपीट तो हुए ही हैं, कॉलम्स जो हैं वो जो कि बी वाले हैं, है ना, जो कि हमने यहाँ पे दे रखे हैं वो रिपीट हुए हैं वैल्यूज के अकॉर्डिंग। क्लियर हो रहा है आपको इतना। तो यहाँ पर देखो जो वैल्यूज है वो हमारी सी वाली के अकॉर्डिंग है, सी वाली के अंदर क्या है, एज, है ना। और इन लास्ट वाले जो 2 कॉलम्स हैं, ये वाले जो 2 कॉलम्स हैं, इनमें इन वैल्यूज को देखो, जो वैल्यूज हैं वो ए वाली के अकॉर्डिंग है, मतलब नेम्स के अकॉर्डिंग है। क्लियर। तो हालांकि यहाँ पे ये करने का कोई लॉजिकल तरीका नहीं था कि बॉबी के आगे ये बॉबी क्या आ रहा है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि हम इसको मल्टीपल वैल्यूज भी, अगर मान लो कोई और यहाँ पे और डिक्शनरी दे रखी हो, कोई और मतलब की और वैल्यू का पेयर दे रखा हो इस डिक्शनरी के अंदर, तो हम उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल वैल्यूज के तौर पे। क्लियर हो गया इतना आपको। और अपनी अलग अलग वैल्यूज लेना आप, ठीक है। एक पाइवट टेबल नाम से भी आएगा, वो देखना। अब देखो 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि जो वैल्यूज नाम का ये जो हम ये बना रहे हैं ना, इस वैल्यूज नाम के में अगर हम जो है कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे, मतलब मान लो मैं यहां से ये वैल्यूज हटा दूं, क्लियर, कॉमा हटा के यहीं पर ही ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दूं, इंडेक्स और कॉलम लिख के बस, तो जो बचा हुआ जो यहाँ पे की और जो पेयर होगा ना डिक्शनरी के अंदर का डेटा फ्रेम का, वो क्या होगा, वैल्यूज के तौर पर ले लिया जाएगा। क्लियर। हालांकि हम क्यों छोड़ें, है ना, तो हम वैल्यूज खुद अपने आप दे देंगे। नेक्स्ट जो है कि जिस भी कॉलम को हम, ठीक है, मतलब जिस भी यहां पर डिक्शनरी के की और वैल्यू वाले पेयर को हम इंडेक्स के तौर पर यूज करना चाहते हैं, ध्यान रखना उसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे इंडेक्स के तौर पे ए को यूज किया है, तो इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, क्योंकि इंडेक्स कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं पाइवट टेबल। तो पाइवट और पाइवट टेबल में डिफरेंस क्या है। पाइवट टेबल में जो हम फंक्शन भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये वर्ड ध्यान रखना है, AGGFUNC, और उसके बाद सम, ठीक है, मीन, मीडियन, इस तरीके के फंक्शन हम लगा सकते हैं। ओके, जो भी आपने सीखे हैं ऊपर ट्यूटोरियल में, ये वाले, ठीक है ना, मीन, मीडियन, मोड, सम। तो देखो इस फंक्शन को कैसे लगाना है, np, जिस नाम से हमने numpy को इंपोर्ट किया है, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो numpy का पार्ट है। क्लियर। तो np.sum इस तरीके से लगाना है। अब इसको लगाने का फायदा क्या है, तो मैं आपको देखो, रन करते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, इंडेक्स ले रखा है, वैल्यूज ले रखा है, कॉलम मैंने सेलेक्ट नहीं करे हैं, ठीक है, कि कॉलम कौन कौन से जाएंगे। वैल्यूज के ऊपर सम फंक्शन क्या होगा, वो लग जाएगा। तो वैल्यूज कौन सा है, ये वाला, जो डिक्शनरी का की वैल्यू पेयर है वो ये वाला है वैल्यूज के लिए। अब डेटा फ्रेम में क्या है, टीचर्स के नाम है और कौन सी कंट्री में उन्होंने ट्यूशन लिए और कितने कितने ट्यूशन लिए हैं। मैं इसको दिखाता हूँ रन करके। तो देखो जॉन वाला जो पार्ट है वो उसका टोटल हो गया 61, है ना, टोटल 61 हो गया, क्योंकि जॉन ने 2 जगह लिए हैं, एक तो यूके में 27 ट्यूशन और जॉन ने न्यूजीलैंड में लिए। ऑनलाइन की बात हो रही है ना, तो डेटा फ्रेम है। तो
34, तो उनका सम होके आ गया। लेकिन अगर मैं ये इसको यहाँ से हटा दूँ, है ना, तो देखो सम होकर नहीं आएगा जॉन का पार्ट, क्योंकि जॉन कई बार रिपीट हो रहा था। तो देखो जॉन का खाली एक ही आया, ये 30.5, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि अगर हम फंक्शन देना चाहते हैं कोई, तो वो क्या करेगा, हम AGGFUN से फंक्शन दे सकते हैं। तो पाइवट टेबल और पाइवट में हम क्या कर, डिफरेंस क्या है, मान लो यही सेम अगर मैं पाइवट के साथ करूं, ठीक है ना, फंक्शन लगाऊं, तो नहीं होगा, क्योंकि पाइवट जो है वो इस तरीके के फंक्शन सपोर्ट नहीं करता। क्लियर। तो इसको वापस हम कर देते हैं पाइवट टेबल। क्लियर। सो ये वो टेबल थी, डुप्लीकेट नाम थे जॉन के, जिसको हमने एज ए इंडेक्स लिया था, टी वाला डुप्लीकेट नाम थे जॉन के। तो देखो हमने सम करा था ना वैल्यूज में, टोटल में, इसमें है ना, CL वाले में, क्लासेस वाले में। तो जॉन वाली वैल्यूज क्या हो गई, सम हो गई, प्लस हो गई। तो ये पाइवट टेबल के थ्रू हम कर सकते हैं। अगर किसी इंडेक्स में डुप्लीकेट वैल्यूज है और उनकी किसी वैल्यू पर हम कोई फंक्शन लगा रहे हैं, तो वो क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए आपसे, जैसे पहले तो ये टेबल देखो, ये डेटा फ्रेम देखो, ये जो है वो ट्यूटर पढ़ाने वाले बच्चों टीचर्स के नाम है, ये कंट्रीज हैं, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, और ये क्या है, इस टीचर ने इस कंट्री में कितने ट्यूशन लिए हैं। तो देखो क्या, अब क्वेश्चन क्या बोला है कि जो कंट्री वाइज टोटल क्लास जो है वो प्रिंट करो, कंट्री वाइज टोटल क्लासेस को प्रिंट करो। तो देखो पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं। नंपाई और पांडास दोनों को ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं। देखो कंट्री वाइज आ गया, ऑस्ट्रेलिया में 57, यूके में 48। खाली यही तो पूछा था कि कंट्री वाइज टोटल क्लासेस। तो देखो डेटा फ्रेम तो यहां तक वही था, बट पाइवट टेबल, ठीक है, फंक्शन लगाया np.sum, वैल्यूज कौन सी लिए मैंने, CL, इंडेक्स बनाया है मैंने यहाँ पे CO को, है ना, इंडेक्स बनाया है CO को, मतलब कंट्री को। तो इससे क्या हुआ है, जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी इंडेक्स वाले में, वो क्या हो गई हैं, कंबाइन हो गई हैं, और उन पर ये लग गया है उनकी जो भी वैल्यूज थी, ठीक है ना, जो वैल्यूज हमने यहाँ पे ली थी उस पर np.sum लग गया है कंबाइन होकर। क्लियर। तभी यहाँ पे आउटपुट आया, ये वो दिखा रहा है, कॉलम का नाम है भाई ये CL, और ये CO दिखा रहा है कि ये इस कॉलम का नाम है। तो यही चीज क्लियर हुई आपकी। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर हम एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगाते ना यहाँ पे, इधर ये लगाना भूल जाए, तो आपने इधर आउटपुट में देखा था ऑटोमेटिकली कुछ अपने आप कुछ वैल्यूज आ रही थी यहाँ पे, ये 13.5 और ये, जबकि यहाँ पे हमने लगाया नहीं था। तो जब हम फंक्शन लगाना भूल जाते हैं, तो वो क्या करेगा, जो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिए ना उनका मीन निकाल के देगा, एवरेज निकाल के दे देगा। तो देखो जॉन की जो टोटल जो आ रहा था, जॉन का जो टोटल आ रहा है वो देखो 27, इस वाले टेबल में तो नहीं है, दूसरी वाली में था। तो जॉन का जो टोटल आ रहा था वो कुछ 61 आ रहा था, है ना, देखो ये रहा जॉन का 61 आ रहा था, और यहाँ पे उसने जब हमने एग्रीगेट फंक्शन नहीं दिया तो उसका एवरेज निकाल के दिया है। अब इसका बॉबी का 23 का एवरेज तो 23 रहेगा, क्योंकि बॉबी की एक ही वैल्यू थी। इस डेटा फ्रेम की बात नहीं हो रही है, प्रीवियस डेटा फ्रेम की बात हो रही है, कंफ्यूज मत हो इतना बस, ठीक है ना। तो अगर हम एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज पर क्या करेगा, एवरेज मतलब np.mean निकाल के दे देगा, MEAN, ऑटोमेटिकली बिना लिखे। क्लियर। तो पाइवट टेबल ध्यान रखना कब यूज करनी है, जब हमें कोई फंक्शन लगाना है और हमें पता हो कि कौन सा फंक्शन लगाना है। अब हम देखते हैं सॉर्टिंग, मतलब कि किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में वैल्यूज को अरेंज करना। तो अरेंज करने से पहले हम पहले ये प्रोग्राम देखते हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि ये डेटा फ्रेम है, और इस डेटा फ्रेम में मैंने पाइवट टेबल लगाया हुआ है। और एक चीज़ और दिख रही होगी कि यहाँ पर कोई भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मीन कैलकुलेट होना चाहिए, लेकिन मीन तो कैलकुलेट होगा। बट आप एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे कॉलम्स लगा रखा है। अब कॉलम्स लगा रखा है तो इस सिचुएशन में मीन कैलकुलेट नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ रन करके। कॉलम्स वाला अगर आप ले लो तो मीन कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ये इस तरीके से आया। कॉलम्स के नेम बॉबी जॉन मीना अमित, बॉबी जॉन मीना अमित। ये देखो, अब ये जो है वो टी नाम के में है, तो देखो ये रहा टी। वैल्यूज CL, तो ये रहा वैल्यूज। इंडेक्स जो है वो ये ले रखा है रो का इंडेक्स, तो देखो 2 रोज बन गई, वो आपस में कंबाइन हो गई।
ठीक है ना, डेटा जो था वो थोड़ा इजी वे में आ गया हमारे पास पाइवट टेबल करके। अब यहीं पर ही अगर मैं डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ डीएफ को, तो डेटा को हम अलग तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। देखो ये इस तरीके से आ रहा है, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि हाँ भाई बॉबी ने ऑस्ट्रेलिया में 23 ट्यूशन्स लिए हैं, यूके में एक भी नहीं लिया। ये इस तरीके से समझ में आ रहा है। यहाँ पे अलग अलग रो को, हर रो को देखना पड़ रहा है, तो इसलिए पाइवटिंग हम कर देते हैं। ठीक है, चाहे वो हम पाइवट से करें, चाहे वो पाइवट टेबल से करें। अब यहाँ पर वो मीन कब कैलकुलेट करेगा, जब मैं यहाँ से कॉलम हटा दूंगा। तो मैं देखो ये हटाया, ठीक है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया के ट्यूशन्स में, ऑस्ट्रेलिया में जितने भी ट्यूशन्स लिए गए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है किसने लिए हैं, उनका एवरेज और यूके का एवरेज ये आ गया, ऑटोमेटिकली उसने मीन कैलकुलेट कर दिया। तो हालांकि वो बस मैं एक करके दिखा रहा था आपको कि कुछ ऐसे लूप होल्स, कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, हालांकि हम सॉर्टिंग डिस्कस कर रहे थे। तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, टी वाला जो कॉलम है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू सॉर्ट कर दी है। ठीक है, ये इस तरीके से, ये तो यहाँ पे पाइवट टेबल बनाए, और यहाँ पर डीएफ जिसके अंदर डेटा फ्रेम है, और सॉर्ट अंडरस्कोर। अब ये जो अंडरस्कोर है ये आता है शिफ्ट दबाकर। अब 0 के राइट वाली जो बटन है ना उसे दबाओगे तब आ जाएगा ये, इस पर डैश बना हुआ है। शिफ्ट दबा के उसको करते हैं हम रन। तो देखो अभी नॉर्मल डेटा फ्रेम प्रिंट हुआ है, टेबल के अकॉर्डिंग प्रिंट नहीं हुआ है। इसमें क्या हुआ है, टी वाला जो था है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉर्ट हो गया है। तो देखो बॉबी पहले आ रहा है, फिर जे, फिर एम, फिर ए। ठीक है ना, बॉबी ये आपको दिख रहा है। अब ए वाला लास्ट में क्यों आया, तो अगर आपको पता हो कि स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं हम, स्ट्रिंग कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, ये कैसे पता चलती है। ठीक है, तो अगर कोई स्ट्रिंग कैपिटल है तो वो छोटी मानी जाती है। तो बॉबी तो ऑटोमेटिकली आपको पता है जे से छोटा है ही, एम से भी छोटा है बी, लेकिन ए से भी छोटा है क्योंकि ए जो है वो स्मॉल है, तो ए सबसे बड़ा हो गया यहाँ पे। क्लियर, आप मुझे कमेंट कर देना अगर इसमें थोड़ी सी भी अगर आपको कंफ्यूजन रह जाए तो। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग हो गया। अगर मैं यहां पर CO लिख दूं तो जो प्रिंट आएगा वो आएगा कंट्री वाइज सॉर्ट होकर। तो देखो कंट्री वाइज सॉर्ट हो गया, AU यूके, जबकि पहले क्या था AU यूके AU, इसके अकॉर्डिंग। क्लियर, अब एक बार बताओ ABC बड़ा है या फिर ABC बड़ा है, तो सिंपली बड़ा होगा ABC क्योंकि स्मॉल वाला बड़ा होता है। अब एक बार बताओ ये वाला ABC बड़ा है या फिर XBY ये बड़ा है, तो सिंपली कंपेयर करने के लिए हम एक एक स्टार्टिंग के को देखते जाते हैं। ये क्या, एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं। अब बताओ ये बड़ा है, A बड़ा हो गया या A बड़ा हो गया, ये X बड़ा हो गया, तो A बड़ा है या X बड़ा है, हमें पता है कि X बड़ा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से कौन सा बड़ा हो गया ये, फिर हम बाद में का चेक नहीं करते। यहाँ पर भी A होता, अब देखो ये A बड़ा है या A बड़ा है, दोनों बराबर है। अब इसको इन दोनों को कंपेयर करो, सेकंड को, कैपिटल B बड़ा है या कैपिटल या स्मॉल b बड़ा है, तो स्मॉल b बड़ा है, तो यहाँ पे डिसीजन हो गया कि ये स्ट्रिंग बड़ी है। सिंगल कंपेयर करते जाते हैं। अब तो कंफ्यूजन दूर हो गई होगी आपकी, है ना। तो वैल्यू सॉर्ट करना आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीगेशन। तो जब डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है ना, तो हम डेटा को एग्रीगेट कर सकते हैं। हालांकि कुछ एग्रीगेट के फंक्शंस हम ऊपर सीख चुके हैं, यहाँ पर भी कुछ दो फंक्शंस हैं MAD और STD, इनको हम समझ लेते हैं हम, ठीक है ना। तो MAD फंक्शन क्या करता है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कैलकुलेट करता है वैल्यूज का। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन देखो क्या होता है, वो एवरेज डिस्टेंस होती है जो हर एक वैल्यू की उसके मीन से कैलकुलेट करी जाती है। तो कंफ्यूज मत हो, समझ लो, ठीक है। जैसे ये दो डेटा फ्रेम है, हम ये एक डेटा फ्रेम है हमारे पास DF नाम का। इसमें मैंने मैड फंक्शन लगाया 0 एक्सिस पर। 0 एक्सिस मतलब कॉलम वाइज, रो वाइज नहीं लगाया, कॉलम वाइज, ठीक है ना, 0 दे रखा है। तो ये फर्स्ट कॉलम है, दिस इज द सेकंड कॉलम, ठीक है ना। आउटपुट आपको पता है क्या आएगा, A वाला कॉलम ये रहा, B वाला कॉलम ये रहा, और
5 रो बनेंगी। अब मैंने क्या बोला है कि कॉलम वाइज कैलकुलेट करना है, तो एक कॉलम का मैं मैड कैलकुलेट करके दिखाता हूं। मीन कैलकुलेट नहीं कर रहे, सॉरी, मैड, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। कैसे किया मैंने, ये है 5 वैल्यूज, ठीक है ना, सेकंड वाले कॉलम की, फर्स्ट वाला कॉलम ले लेते। तो इन 5 वैल्यूज का एवरेज कितना आ रहा होगा, 13.2। अब ये वाली वैल्यू अपने एवरेज से कितना दूर है, 8.2। ये वाली वैल्यू अपने एवरेज से कितना दूर है, 11.2। ये वाली वैल्यू अपने एवरेज से कितना दूर है, 40.08। सब्ट्रैक्शन करना है, अगर माइनस की कोई वैल्यू आ रही है तो उसे प्लस में कर देना है। ये वाली कितना दूर है, ठीक है ना, 10.2। अब ये वाली वैल्यू कितना दूर है इससे, 11.2। अब इस पूरे का एवरेज क्या निकलेगा, 16.176। समझ में आ गया। तो इस वाली रो का मैड निकलेगा 16.17। अब मैं आपको दिखाता हूं इसको रन करके। देखो तो सेकंड वाली का कुछ 16 पॉइंट समथिंग कुछ निकलेगा, तो 16.32 निकाल के दिया है, क्योंकि ये बहुत पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज तक भी इसने कैलकुलेट करा होगा। और फर्स्ट वाली का क्या निकला है, 12.32। तो आप खुद ही कैलकुलेट करना, ठीक है ना। फर्स्ट वाली रो का आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक तरीके से कॉलम बनाना फर्स्ट वाले का, उसका एवरेज निकालो और हर एक वैल्यू अपने एवरेज से कितना दूर है वो लिखो, फिर एक नया कॉलम बन जाए तो उसका एवरेज निकालो, तो वही होगा मैड, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी एक कॉलम में नन वैल्यू दे रखी है, हमने एनी नन वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, तो आप क्या करना, एक्सिस वाला जब लिखोगे ना तो कॉमा लगा के स्किप ना और उसके साथ ट्रू कर देना, ताकि नन वैल्यू इग्नोर कर दी जाए, ठीक है ना। अब सेकंड फंक्शन है एसटीडी। एसटीडी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन फंक्शन। हालांकि ये जो मैड और ये एसटीडी कॉमर्स के बच्चों ने पढ़े होंगे, तो एसटीडी भी कुछ ऐसे ही कैलकुलेट होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इसकी डिटेल में हम इतना नहीं जाएंगे और काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। मैड वाला मैंने आपको बता दिया ताकि आपको लगे कि हाँ डेविएशन के बारे में कुछ आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। तो इसमें भी सेम हमने यही करा है, और df डेटा फ्रेम डॉट std लगाया और एक्सेस 0 और स्किपना ट्रू, ठीक है ना। स्किपना ट्रू इसलिए लगाया ताकि यहाँ पे एक नन वैल्यू है और उसे इग्नोर कर दिया जाए, df डॉट std। अब फंक्शन एप्लीकेशन देख लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन एप्लीकेशन का यूज क्या है, अब देखो प्रैक्टिकल में आपको समझाता हूं। इसमें 3 फंक्शन है, एक तो पाइप, दूसरा अप्लाई और दूसरा अप्लाई मैप। फंक्शन एप्लीकेशंस के जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो हम फंक्शन लगा रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी डेटा पर, उसे हम थोड़ा इजीली चैनलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, फंक्शन बाय फंक्शन। देखो कैसे, अब मान लो ये एक डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम पर मैंने कुछ फंक्शन लगाए हुए हैं। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे लगाया हुआ है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, यहाँ से np.sqrt लगाया डेटा फ्रेम पर, मतलब हर वैल्यू का स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो गया, फिर उसे ब्रैकेट में बंद करा, और जो स्क्वायर रूट कैलकुलेट हुआ है उस पर मैंने क्यूब रूट कैलकुलेट करवाया, ठीक है, उस पर मैंने क्यूब रूट कैलकुलेट करवाया, जो स्क्वायर रूट वैल्यू कैलकुलेट होकर आई थी उसमें क्यूब रूट। अब उसको भी मैंने ब्रैकेट में बंद करा। अब जो क्यूब रूट जो कैलकुलेट होकर आया है उसमें मैंने 100 प्लस कर दिया। देखो आउटपुट देखो इसका पहले, तो देखो सब में 100 प्लस हो गया। अब अगर मैं ये हटा दूं, ये ऐड वाला भी हटा दूं, अब आउटपुट देखते हैं। ये देखो आउटपुट ये आ गया, 100 जो प्लस हुए थे सारी वैल्यूज में वो हट गए। तो इन फंक्शंस के द्वारा हम क्या कर पा रहे हैं कि हर एक जो इंडिविजुअल वैल्यू है उस पर हम फंक्शंस अप्लाई कर पा रहे हैं जो वैल्यू हम चाहते हैं। लेकिन इसको समझना, मान लो 5-6 फंक्शन लगे हुए हों तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पाइप यूज़ कर सकते हैं। पाइप का मतलब क्या होता है, पाइप का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह हम जो कोई भी मान लो वाटर होता है उसे हम भेज पाते ना, ऐसे इसमें हो रहा है कि एक वैल्यू एक फंक्शन कैलकुलेट हो गया तो उसकी वैल्यू नेक्स्ट फंक्शन में डाल दी। क्लियर। तो अब इसको हम बना देते हैं कमेंट,
अब यहाँ पे क्या करा है, पहले देखो SQRT हुआ है, उसके बाद क्यूब रूट हुआ है, उसके बाद ऐड हुआ है। तो इसने देखो पहले क्या करा, df डॉट पाइप लगाया, अब np डॉट SQRT लिखा, कॉमा लगा दिया, उसके बाद ये क्लोज। अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल वैल्यूज पर SQRT कैलकुलेट होगा वो पाइप कर दिया जाएगा क्यूब रूट वाले फंक्शन पे। फिर डॉट लगा के पाइप np डॉट क्यूब रूट कॉमा, फिर डॉट लगा के np डॉट ऐड कॉमा 100, क्योंकि ऐड जो है वो दो वैल्यूज पे काम करता है ना, एक तो जिसमें वैल्यू प्लस करनी है और दूसरा कौन सी वैल्यू प्लस करनी है वो। अब इसका भी आउटपुट देख लो आप, वही आएगा जैसे पहले आ रहा था, 100 प्लस होकर, देखो सेम वही आउटपुट आया। बस हम इजीली समझ पा रहे हैं कि SQRT हुआ है, उसके बाद उसने उसी वैल्यू पर क्यूब रूट कैलकुलेट कर दिया, फिर उसी वैल्यू पर ये ऐड कैलकुलेट कर दिया है। अब मान लो मैं ये नहीं करता, क्यूब रूट और ऐड नहीं लगाता, तो बस क्या होता, इन वैल्यूज के स्क्वायर रूट प्रिंट हो जाते, 12 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, देखो तो देखो 12 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, ये इस तरीके से आया है। 4 का स्क्वायर रूट बिल्कुल देखो 2 आया है, देखो ये है ना। तो ये पाइपिंग के जरिए आपको समझ में आया कि इस कॉम्प्लिकेटेड ये जो एक्सप्रेशन है इसे हमने इजी कर दिया पाइपिंग के जरिए। क्लियर। नेक्स्ट और इसका फंक्शन देखते हैं हम। जैसे पाइप जो फंक्शन था वो वर्क कर रहा था हर एक वैल्यू पर, उस टेबल की हर एक वैल्यू पर वर्क कर रहा था, लेकिन अब अप्लाई जो फंक्शन है वो काम करेगा या तो रो पर या कॉलम पर, ठीक है ना। तो अप्लाई के द्वारा हम कौन से फंक्शन यूज कर सकते हैं, वही फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि सीरीज फंक्शन हो, ठीक है ना। सीरीज फंक्शन जो कि मतलब कई सारी वैल्यूज पर वर्क करते हो, जैसे SQRT है वो तो एक इंडिविजुअल वैल्यू पर ही तो वर्क करता है भाई, उस इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालता है। लेकिन मान लो मीन है, ठीक है, मोड है, मीडियन है, इनको कैलकुलेट करना है तो कई सारी वैल्यूज होनी चाहिए, तो सीरीज फंक्शन वाली वैल्यूज, ठीक है ना, सीरीज फंक्शन जो होता है वही हम लगा सकते हैं अप्लाई के साथ। क्लियर। अगर नॉन सीरीज फंक्शन लगा दिया जैसे SQRT, तो फिर वो हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का आउटपुट देगा, ठीक है ना। देखो अभी करके दिखाता हूं। अप्लाई मैप भी क्या करता है कि इंडिविजुअल वैल्यू पर अप्लाई करते हैं, लेकिन इनको लगाने का तरीका अलग होता है। देखो नंपाई पांडास डेटा फ्रेम लिया, df डॉट अप्लाई np डॉट मीन ये लगाया, और अप्लाई मैप np डॉट मीन। तो इस प्रोग्राम का हम देखते हैं पहले आउटपुट। तो ये पहला वाला जो आउटपुट आया, ये नीचे डेटा टाइप बताया कौन से डेटा टाइप की वैल्यू है, और ये देखो ये आया है अप्लाई वाले का। तो अप्लाई ने क्या करा, हमें मीन बताया है ए वाले कॉलम का और बी वाले कॉलम का, है ना। ए वाला जो कॉलम आ रहा है उसका मीन बताया है, ये वाला ए वाले कॉलम का मीन एवरेज, और बी वाले का आप कैलकुलेट करके देखना है, ठीक है ना। उसके बाद अप्लाई मैप ने मीन कैलकुलेट करा है, लेकिन उसने हर एक वैल्यू का मीन कैलकुलेट कर दिया। लेकिन हर एक वैल्यू का मीन कैलकुलेट करने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि अप्लाई मैप क्या बताता है, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू पर वर्क करता है। क्लियर। हर एक इंडिविजुअल वैल्यू पर अप्लाई मैप अप्लाई करेगा, रो वाइज या कॉलम वाइज। अगर अप्लाई वाले में हम कोई नॉन सीरीज फंक्शन, मतलब कि ऐसे फंक्शन जो कि खाली इंडिविजुअल वैल्यू पर वर्क करते हैं, तो फिर वो इंडिविजुअल वाले पे वर्क करवाएगा। क्लियर। देखो इसने इंडिविजुअली बता दिया अप्लाई वाले का, ये अप्लाई मैप का। तो अप्लाई और अप्लाई मैप आप समझ गए। इसमें भी स्क्वायर रूट दे सकते हैं भाई, क्यों, क्योंकि अप्लाई मैप तो इंडिविजुअल वैल्यू पर ही वर्क करता है। क्लियर। ये रो वाइज कॉलम वाइज वर्क नहीं कर पाता। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो अब आपके ट्यूटोरियल में दो, मतलब कि वर्किंग विद पांडास में दो चीजें बची हैं, एक तो रीइंडेक्सिंग एंड ऑल्टरिंग लेबल्स, और दूसरा ग्रुप बाय फंक्शन। तो ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैंने क्या करा है, उनको अलग ट्यूटोरियल्स में बनाया हुआ है, उनको आप उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो आप। ओके एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके